कबूतर हर जगह पाए जाते हैं, मंदिरों में, सड़कों पर, किलों में और शहर के चौक चौराहों पर। लोग उन्हें उनके शांत स्वभाव और दाना चुगने की आदत के लिए प्यार करते हैं, लेकिन वही प्यारे कबूतर अगर खिड़की पर बीट कर दें या गुटरगू से सोने ना दें तो लोग इरिटेट भी हो जाते हैं। कबूतर सदियों से इंसानों के साथ रहते आए हैं, पाले जाते रहे हैं। प्रेमी एक वक्त कबूतर के पाँव पर चिट्ठी बांध कर भेजते थे। नीले नैनों वाले लकी कबूतर पर तो गाना ही बन गया। शौकीन लोग कबूतरबाजी करते थे, लेकिन कबूतर शौक भर के पंछी नहीं। इन्होंने इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है, वैज्ञानिकों को प्रेरित किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आइडिया के पीछे भी कबूतरों की गुटरगू ही रही थी। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। आज कहानी कबूतरों के एआई में योगदान की। 1943 में जब दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत एटम स्प्लिट कर न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश में मशगूल थे, उस समय एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कुछ अलग ही उधेड़-बुन में था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को अपने तरीके से जीतने की। नाम था BF स्किनर। उनका मानना था कि इंसानी समस्याओं का हल विनाश में नहीं बल्कि इंसानी व्यवहार को समझने में छुपा है। 1941 से 42 की बात है। स्किनर एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए ट्रेन से सफर कर रहे थे। इसी ट्रेन यात्रा के दौरान उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो पक्षियों का झुंड एकदम तालमेल में उड़ता और मुड़ता दिखा। ज्यादातर लोगों के लिए ये आम नज़ारा था, लेकिन स्किनर के लिए ये इंस्पिरेशन बन गई। इसी वाक्य को याद करते हुए उन्होंने बाद में लिखा था, अचानक मुझे लगा कि ये पक्षी तो बेहतरीन विजन और फ्लाइट कैपेसिटी वाली डिवाइसेस जैसे हैं। क्या ये किसी मिसाइल को रास्ता नहीं दिखा सकते? ये विचार उस समय बहुत ही अनोखा और अलग था। सोच ये थी कि बड़े और खतरनाक बम बनाने के बजाय क्यों ना मौजूदा बमों को और ज्यादा सटीक माने एक्यूरेट बनाया जाए। और इसी ख्याल को असलियत में तब्दील करने की इच्छा ने उनका ध्यान मोड़ा कौवों की तरफ। स्किनर ने सबसे पहले कौवों को लेकर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो जिद्दी थे और बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते थे। कौवों के असफल एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने चुनी कोलंबा लिविया, कबूतरों की सबसे कॉमन प्रजाति। इन कबूतरों को उस समय अक्सर चीनी रेस्टोरेंट्स में खाने के लिए बेचा जाता था। हैरानी की बात यह रही कि ये कबूतर आज्ञाकारी और आसानी से ट्रेन किए जा सकते थे। स्किनर ने अपनी लैब में कबूतरों को एक आसान तरीके से ट्रेन करना शुरू किया। सही काम करने का नतीजा था रिवॉर्ड, इनाम, और इसी को नाम दिया गया प्रोजेक्ट पिजन। जब भी कोई कबूतर हवाई तस्वीर में सही निशाने पर चोंच मारता, उसे खाना दिया जाता। धीरे धीरे कबूतरों ने सही जगह पर चोंच मारना सीख लिया। स्किनर ने तो एक ऐसा सिस्टम भी बना लिया था जिसमें कबूतर मिसाइल की नोज वाले हिस्से में बैठ सकते थे। वहां एक स्क्रीन पर जंग का लाइव नजारा दिखाया जाता था। कबूतर उसी स्क्रीन पर दुश्मन के निशाने पर अपनी चोंच मारते और कबूतर जिस निशाने पर चोंच मारते, मिसाइल उसी दिशा में मुड़ जाती। हालांकि अमेरिकी सेना ने कभी इन पंखों वाले पायलट्स का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन स्किनर एक बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो गए थे। क्या थी वो बात? कबूतरों ने ये राज खोल दिया था कि सीखने का प्रोसेस असल में कैसे काम करता है। वो इंसानों की तरह चालाक या समझदार नहीं थे, या कह लीजिए कि इंसानों जितने चालाक या समझदार नहीं थे, लेकिन उनका तरीका सीधा, स्थिर और रिलायबल था। और जब इन्हें इनाम देकर ट्रेन किया जाता तो वो बहुत इफेक्टिव भी साबित हुए थे। स्किनर की सोच को बेहतर समझने के लिए हमें 19वीं सदी के आखिरी दौर में हुए एक पॉपुलर एक्सपेरिमेंट को भी समझना होगा। आइए उस कहानी पर चलते हैं। रूस के वैज्ञानिक इवान पावलोव ने कुत्तों पर एक एक्सपेरिमेंट किया ताकि ये समझा जा सके कि जानवर कैसे चीजों को जोड़कर सीखते हैं। पावलोव ने एक्सपेरिमेंट के जरिए पाया कि कुत्तों को इस तरह ट्रेन किया जा सकता है कि वो सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर राल टपकाएं, बशर्ते घंटी को बार बार खाने के साथ जोड़ा जाए। आसान शब्दों में कहें तो एक स्पेसिफिक एक्शन का रिवॉर्ड के साथ कनेक्शन। यही शुरुआत थी उस प्रक्रिया की जिसे आज हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं, यानी चीजों को आपस में जोड़कर सीखना। BF स्किनर ने इसी सोच को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सीखना सिर्फ रिफ्लेक्सेस तक सीमित नहीं है, बल्कि हर तरह के व्यवहार पर लागू होता है। इसी से उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत विकसित किया। ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी किसी काम का दोहराव इस बात पर निर्भर करता है कि उसके नतीजे कैसे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अगर एक चूहा एक लिवर को दबाकर खाना खा पाएगा तो वो उस लिवर को फिर से दबाएगा। अगर कबूतर एक जगह चोंच मारकर दाना पाएगा तो वो बार बार ऐसा ही करेगा। मतलब अगर काम का नतीजा अच्छा हो तो उससे जुड़ा एक्शन रिपीट होता है, वो आदत मजबूत होती है, और अगर बुरा हो तो वह आदत धीरे धीरे खत्म हो जाती है।
स्किनर की लैब अपने इन्वेंटिव एक्सपेरिमेंट्स के लिए मशहूर हो गई। आप हैरान रह जाएंगे जानकर कि स्किनर ने क्या कुछ कर डाला इन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए। उन्होंने कबूतरों को छोटे छोटे पियानोस पर धुन बजाना सिखाया, चूहों को मार्बल्स धकेलना सिखाया और जानवरों को स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस को पूरा करना सिखाया। ये सब कुछ ट्रायल, एरर और रिवॉर्ड के जरिए ही संभव हुआ। और आसान करके समझे तो ये सब कोशिश करने, गलती से सीखने और बार बार सही काम दोहराने से हासिल किया गया। स्किनर ने तो यहाँ तक सजेस्ट किया कि इंसानी भाषा भी इसी तरह विकसित होती है। उनका मानना था कि बच्चे ऐसे ही मैजिकली शब्द नहीं जानते, बल्कि उन्हें इनाम और सुधार माने रिवॉर्ड्स और करेक्शंस के जरिए सीखते हैं। उनकी 1957 की किताब वर्बल बिहेवियर ने भाषा को रीइंफोर्समेंट का नतीजा मानकर समझाने की कोशिश की, लेकिन यही विचार उस समय के उभरते लिंग्विस्ट नोम चॉम्स्की को नहीं पचा। चॉम्स्की ने कहा कि ह्यूमंस आर बोर्न विद इनेट कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स फॉर लैंग्वेज, मतलब ये कि इंसान भाषा सीखने की जन्मजात मानसिक संरचना लेकर पैदा होते हैं। चॉम्स्की की सख्त आलोचना ने साइकोलॉजी को स्किनर के बिहेवियरिज्म से हटाकर नई दिशा, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की ओर मोड़ दिया। लेकिन जब साइकोलॉजिस्ट आगे बढ़ गए तो कंप्यूटर साइंटिस्ट्स ने चुपचाप वहीं से काम पिक किया जहां स्किनर ने छोड़ा था। 1970 के दशक तक ज्यादातर रिसर्चर्स ने कबूतरों को पी ब्रेन कहकर नजरअंदाज किया, क्योंकि उनके ब्रेन का साइज छोटा था। उनका ध्यान अब बड़े दिमाग वाले जानवरों जैसे चिंपैंजी, डॉल्फिन्स और कौवे को स्टडी करने पर चला गया था। लेकिन इस ट्रेंड के बावजूद एक यंग साइंटिस्ट रिचर्ड सटन ने चीजों को बिल्कुल अलग नजर से देखा। सटन ने साइकोलॉजी की पढ़ाई करने के बाद कंप्यूटर साइंस की ओर रुख किया था और उन्हें लगता था कि उनके पास एक तरह का सीक्रेट वेपन है। जहां दूसरे वैज्ञानिक इंसानी सोच की नकल करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स लिख रहे थे, वहीं सटन कबूतरों के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया, क्या हो अगर मशीनें भी जानवरों की तरह सीख सकें, इनाम, कोशिश और गलती से। अभी एआई के दौर में ये थॉट शायद आपको चौंकाए नहीं, क्योंकि ये आम बात हो गई है, मशीन्स का सीखना, सेल्फ ट्रेन करना आदि। पर ये बात आज से दशकों पहले की है। उस समय इसे सिर्फ रेवोल्यूशनरी ही नहीं, अजीब भी माना गया था। बहरहाल एंड्रू बार्टो के साथ मिलकर सटन ने 1970 के आखिरी सालों में रीइंफोर्समेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। उनका लक्ष्य था एक ऐसा आर्टिफिशियल एजेंट बनाना जो जानवरों की तरह काम कर सके, यानी अपने माहौल को समझे, फैसले ले और ये याद रखे कि क्या तरीका काम आया। इस एजेंट को डीप रीजनिंग की जरूरत नहीं थी, बस दो एबिलिटीज चाहिए थी, सर्च मतलब अलग अलग काम आजमाना और मेमोरी, कामों को उनके इनाम से जोड़कर याद रखना। ये एग्जैक्टली वही था जो स्किनर ने कबूतरों में देखा था। 1998 में सटन और बार्टो ने अपनी मशहूर किताब रीइंफोर्समेंट लर्निंग एंड इंट्रोडक्शन पब्लिश की, जिसने मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नींव रखी। आगे बढ़ने से पहले एसोसिएटिव और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बीच के डिफरेंस को हम ब्रीफ में समझ लेते हैं। देखिए, एसोसिएटिव लर्निंग का मतलब होता है चीज़ों को जोड़कर सीखना, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मतलब होता है अच्छे या बुरे नतीजों के बेसिस पर सीखना। सटन और बार्टो से पहले ज्यादातर एआई रिसर्चर्स मानते थे कि बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस का मतलब इंसानी सोच की नकल करना है। इस तरीके को सिंबॉलिक एआई कहा जाता था, जिसमें कंप्यूटर को रूल्स सिखाए जाते थे, अगर ये हो तो वो करो। लेकिन सिंबॉलिक एआई साधारण कामों में ही अटक जाता था, जैसे चीज़ों को पहचानना या भाषा को समझना। क्यों? क्योंकि द वर्ल्ड इज मेसी। असली दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स और बिखरी हुई है। मसलन हर तस्वीर में बिल्ली कैसी दिख सकती है, आप इसके लिए फिक्स रूल्स नहीं लिख सकते। सब्जेक्टिविटी का भी तो रोल है, जिसको डिफाइन करना या रूल्स में बांधना मुमकिन नहीं है। साथ ही ना ही हर शब्द के अलग अलग उपयोगों को पूरी तरह डिफाइन कर सकते हैं। यही वजह थी कि सिंबॉलिक एआई कमजोर साबित हुई। वो छोटे छोटे लिमिटेड काम तो कर पाती थी, लेकिन बड़े या जनरल कामों में फेल हो जाती थी। वहीं कबूतरों ने एक अलग रास्ता दिखाया। 1964 के एक मशहूर एक्सपेरिमेंट में कबूतरों को उन तस्वीरों पर चोंच मारना सिखाया गया जिनमें इंसान मौजूद थे। बिना किसी नियम के, सिर्फ ट्रायल एंड एरर माने कोशिश और गलती के जरिए उन्होंने जल्दी ही इंसानों को पहचानना सीख लिया, यहाँ तक कि धुंधली या पार्शली ढकी तस्वीरों में भी। इसका असर गहरा हुआ। मतलब ये निकला कि एसोसिएटिव लर्निंग यानी जोड़कर सीखने की प्रक्रिया बगैर किसी तय नियम के भी फ्लेक्सिबल इंटेलिजेंस पैदा कर सकती है, और इस रियलाइजेशन ने सब बदल दिया। 2000 के दशक में जब कंप्यूटिंग पावर तेजी से बढ़ी, तब रीइंफोर्समेंट लर्निंग को बड़े पैमाने पर आजमाना संभव हो गया। प्रोग्राम्स ने शतरंज और अटारी जैसे गेम्स खेलना शुरू किया, सिर्फ ट्रायल एंड एरर से सीखते हुए। जैसा हमने आपको पहले भी बताया था,
रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मतलब होता है अच्छे या बुरे नतीजों के बेसिस पर सीखना। बहरहाल सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू 2017 में आया जब गूगल डीप माइंड ने AlphaGo Zero बनाया। ये प्रोग्राम गो गेम के बारे में बिल्कुल जीरो इन्फॉर्मेशन से शुरू हुआ था। उसे बस एक रूल बता दिया गया था कि गेम जीतने पर +1 इनाम और हारने पर -1 सजा। और इस रीइंफोर्समेंट का नतीजा था काफी इंप्रेसिव। लाखों गेम्स खेलकर AlphaGo Zero ने खुद को ट्रेन कर लिया। सिर्फ 40 दिनों में ही इसने सुपर ह्यूमन परफॉर्मेंस दिखा दी, दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों को हरा दिया और ऐसी नई स्ट्रैटेजीज बना डाली जो पहले कभी इंसानों ने नहीं देखी थी। जो चीज़ इंसानों ने सालों तक गो खेलकर सीखी थी उसे AlphaGo ने कुछ ही हफ्तों में दोबारा खोज निकाला। ये पिजन ब्रेन की जीत थी जिसे एक समय पर पी ब्रेन कहकर इग्नोर कर दिया गया था। एक सिंपल रीइंफोर्समेंट लूप, मतलब इनाम के जरिए सीखने वाला तरीका, जिसे कंप्यूटर्स की मैसिव कंप्यूटिंग पावर से बड़ा बनाया गया और जिसने सबसे ब्राइट इंसानी दिमागों को भी पीछे छोड़ दिया। रीइंफोर्समेंट लर्निंग सिर्फ गेम्स तक ही सीमित नहीं रही, ये हर जगह फैल गई। सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम्स तक, यहाँ तक कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs जैसे GPT-3 में भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग का इस्तेमाल हुआ। बड़े डेटा सेट्स पर ट्रेनिंग के बाद उन्हें ह्यूमन फीडबैक से रीइंफोर्समेंट लर्निंग के जरिए फाइन ट्यून किया गया, यानी लोग उनके जवाबों को रेट करते और सिस्टम सीखता कि कौन से आंसर्स को इनाम मिला। हाल ही में कंपनीज जैसे OpenAI और DeepSeek ने अपने मॉडल्स को रीजनिंग AI कहना शुरू किया और दावा किया कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग ने उन्हें सोचने की क्षमता दी है। लेकिन सटन जैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ मार्केटिंग हाइप है। ये मॉडल असल में सोचते नहीं, ये बस खोजते हैं, याद रखते हैं और इनाम माने रिवॉर्ड बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इन अदर वर्ड्स, दे आर स्टिल पिजन्स एट हार्ट। यहाँ एक दिलचस्प पैराडॉक्स माने विरोधाभास भी मौजूद है। बायोलॉजिस्ट्स लंबे समय तक एसोसिएटिव लर्निंग को इतना साधारण मानते थे कि इसे असली जानवरों की बुद्धिमत्ता समझाने के लिए पर्याप्त ही नहीं माना गया। फिर भी जब मशीनें गेम्स में इंसानों को हराती हैं या कार चलाती हैं तो इसी सिद्धांत एसोसिएटिव लर्निंग की तारीफ होती है। इसी एसोसिएटिव लर्निंग को फर्दर एस्टैब्लिश किया साइकोलॉजिस्ट एड वॉसमैन ने, अगेन कबूतरों के जरिए। उन्होंने दिखाया कि कबूतर कितने पावरफुल हो सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कबूतरों को ऐसे डिस्क अलग करने के लिए ट्रेन किया जिन पर काले धारीदार पैटर्न अलग अलग चौड़ाई और एंगल्स में थे। कॉलेज स्टूडेंट्स रूल खोजने में परेशान हुए, जबकि कबूतरों ने कोई नियम न सीखते या खोजते हुए सिर्फ एक्सपीरियंस से काम किया और सरप्राइजिंगली अक्सर इंसानों से बेटर परफॉर्म किया। और भी हैरान करने वाली बात यह है कि वॉसमैन ने कबूतरों को मेडिकल स्कैन में कैंसरस टिश्यूज पहचानने के लिए ट्रेन किया। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कबूतरों ने, प्लीज पे अटेंशन, कबूतरों ने पेशेवर डॉक्टर्स जितनी एक्यूरेसी दिखाई। सोचिए, जिन्हें अक्सर पंख वाले चूहे कहा जाता रहा, डम्ब माना जाता रहा, वही जिंदगियां बचाने में मदद करने में सक्षम निकले। सवाल उठना लाजमी है कि क्या कबूतर और एसोसिएटिव लर्निंग वास्तव में उससे ज्यादा स्मार्ट हैं जितना हमने अब तक माना है। साइंटिस्ट जोहान लिंड का कहना है कि कई ऐसे बिहेवियर्स जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स कॉग्निशन माने जटिल सोच का हिस्सा मानते हैं, जैसे कौओं और चिंपैंजीज में प्लानिंग करना या टूल्स का इस्तेमाल, वास्तव में एसोसिएटिव लर्निंग की चेन से ही उपजे हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक एक्शन से इनाम मिलता है और दूसरा एक्शन पहले से जुड़ा होता है तो जानवर ऐसे बिहेवियर्स की सीक्वेंसेस बना सकते हैं जो बाहर से देखने पर ऐसी लग सकती हैं जैसे बाकायदा प्लान की गई हो। ये लंबे अरसे से मान्यता प्राप्त उस नोशन को चैलेंज करता है दैट इंटेलिजेंस रिक्वायर्स स्पेशल कॉग्निटिव मैकेनिज्म्स, माने इंटेलिजेंस के लिए एक खास दिमागी तंत्र की जरूरत होती है। शायद बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, मशीन्स और इंसान दोनों में तर्क से कम और एसोसिएशन चेन्स यानी जोड़कर सीखने की सीक्वेंसेस बनाने से आती हो। हमने आपको पहले भी बताया रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मतलब ये कि मशीन को ऐसे सिखाना जैसे हम किसी पालतू जानवर को सिखाते हैं, अच्छा काम करने पर इनाम देना और बुरा काम करने पर सजा देना। पर इस रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बढ़ने के साथ एथिकल सवाल भी उठते हैं। आप सोचेंगे क्यों? ये तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, एडवांसमेंट है, हमारी ही बेहतरी के लिए, फिर सवाल कैसे? आइए समझते हैं। देखिए, AI बुद्धिमत्ता माने इंटेलिजेंस की नकल कर सकता है, लेकिन उसे फील नहीं होता, अनुभूति नहीं होती। इसमें दिक्कतें और नैतिक सवाल इसीलिए आते हैं क्योंकि अच्छा या बुरा कौन तय करेगा? अगर गलत इनाम सजा तय हुई तो मशीन गलत सीख जाएगी। इसके अलावा
किसकी वैल्यूज मानी जाएंगी? जो लोग सिखा रहे हैं उनकी सोच या पक्षपात माने बायस मशीन में भी आ सकते हैं। एक और कंफ्यूजन आ सकता है गलत नतीजे के केस में। कभी कभी मशीन इनाम पाने के लिए शॉर्टकट ढूंढ लेती है जिससे असली दुनिया में नुकसान हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो आरएल माने रीइंफोर्समेंट लर्निंग में नैतिक सवाल इसीलिए उठते हैं क्योंकि इसमें हमें मशीन को ये तय करके सिखाना होता है कि उसे कौन सी वैल्यूज और गोल्स अपनाने चाहिए। अगर इनमें गलती हो जाती है तो इंसानों पर बुरा असर पड़ सकता है। इसको भी एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। देखिए, मान लीजिए एक बच्चे को आपने कहा अगर तुम कमरे की सफाई करोगे तो चॉकलेट मिलेगी। बच्चा जल्दी जल्दी सफाई करता है और चॉकलेट पा लेता है, लेकिन एक दिन वो और ज्यादा चॉकलेट पाने के लिए जानबूझकर कमरे को गंदा करने लगे ताकि बाद में साफ करके इनाम मिल सके। यानी बच्चा इनाम का शॉर्टकट ढूंढ लेता है रीइंफोर्स्ड लर्निंग से। ये है तो इंटेलिजेंट पर असल में नुकसानदायक भी है। अब बच्चे में तो इमोशंस भी होते हैं, तो इमोशनली अपील करके उसे समझाया जा सकता है और बेहतर सिखाया जा सकता है, पर इसी केस में आप एक मशीन को रख देंगे तो वो सिर्फ सीखेगी विदाउट फीलिंग अ थिंग। और इसी रीइंफोर्समेंट लर्निंग से मशीन भी इनाम पाने के लिए अजीब या डेंजरस तरीके निकाल सकती है। और क्योंकि सीखना रुकता नहीं है तो ये लर्निंग कंटिन्यू रहती है। एक बार शुरू हो गया तो प्रोसेस को आप नेवर एंडिंग ही मान लीजिए। यही वजह है कि इसमें नैतिक सवाल उठते हैं कि उसे सही तरीके से क्या सिखाना चाहिए। एक और एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो के स्टार बर्ड कबूतर का। कबूतर भूख, खुशी, दर्द और अंदरूनी भावनाएं ये सब और कितना कुछ महसूस कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि कबूतर दी गई दवाओं में अंतर पहचान सकते हैं जो कुछ हद तक सेल्फ अवेयरनेस जैसी क्षमता दिखाता है। ये एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है कि एआई शायद तर्क और गेम्स में इंसानों से बेहतर हो, लेकिन कबूतर या कोई और लिविंग बीइंग भी अपने छोटे दिमाग के बावजूद जिंदगी का अनुभव ऐसे तरीके से करता है जिस तरह कोई और मशीन नहीं कर सकती। इन कंक्लूजन ये कहा जा सकता है कि कबूतर का कॉग्निटिव मैकेनिज्म हमारे कंप्यूटर्स में और हमारे दिमाग में मौजूद है। वही रीइंफोर्समेंट मैकेनिज्म्स जो कबूतर को बटन पर चोंच मारने की दिशा दिखाता है, हमें भी साइकिल चलाना, म्यूजिक बजाना या वाइन चखना ये सब सीखने में मदद करते हैं। कॉम्प्लेक्स ह्यूमन अचीवमेंट्स अक्सर सिंपल एसोसिएटिव लर्निंग पर बेस्ड होते हैं। सोमेलियर्स स्वाद पहचानने के लिए नियमों का पालन नहीं करते, वो प्रैक्टिस के जरिए मेमोरी और एसोसिएशन बनाते हैं, बिल्कुल कबूतरों की तरह। डोंट वरी, मैं बताती हूँ सोमेलियर्स क्या होते हैं। एक तरह के वाइन एक्सपर्ट्स होते हैं। ये रेस्टोरेंट्स या होटल्स में वाइन चुनने, परोसने और खाने के साथ सही वाइन पेयरिंग का काम करते हैं। इन्हें वाइन के स्वाद, खुशबू और क्वालिटी की गहरी जानकारी होती है। इनके अलावा स्टूडेंट्स पैटर्न अलग करने में रूल्स को छोड़कर एक्सपीरियंस पर भरोसा करते हैं और ये भी कबूतरों की ही तरह है। यहाँ आयरनी साफ है। दशकों तक हमने कबूतरों को डम कहा, फिर भी उनके सीखने के तरीके न सिर्फ युद्ध जीतने में मददगार साबित हुए बल्कि हमारी एज की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल लीप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नींव भी तैयार की। अंत में एआई की कहानी सिर्फ मशीनों के हमारे जैसा बनने की नहीं है, ये उस रियलाइजेशन की कहानी भी है कि हम भी उन जीवों से बहुत अलग नहीं हैं जिन्हें हम कभी या ये वीडियो देखने से पहले कम आंकते थे। आज की वीडियो यहीं तक, लौटेंगे अगली बार विद अनदर इंटरेस्टिंग टेल। अभी के लिए विदा लेती हूँ। कैमरा के पीछे हमारे साथी सर्वेश, देखते रहिए खबर का। शुक्रिया।